नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा 8 के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ का अध्ययन कराऊंगी। लाख की चूड़ियाँ कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। चूड़ियाँ कई प्रकार की होती हैं, कांच की चूड़ियाँ, मेटल की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ। परंतु इन सब चूड़ियों में से लाख की चूड़ियों को हाथ से बनाया जाता है। कांच की चूड़ियाँ और मेटल की चूड़ियाँ मशीन से बनाई जाती हैं। तो इस कहानी में एक व्यक्ति है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, परंतु मशीनीकरण के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण उसका यह व्यवसाय ठप हो जाता है, उसकी जीविका रुक जाती है। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जिस प्रकार हमारा मशीनीकरण बढ़ता जा रहा है, औद्योगिकी में विकास होता जा रहा है, उसी प्रकार कुछ व्यक्तियों की जीविका भी इस कारण छिनती जा रही है। कुछ व्यक्तियों को औद्योगिकीकरण के कारण परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। यह कहानी कामता नाथ द्वारा रचित है। इनका जन्म 22 सितंबर 1934 में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में हुई थी। यह लखनऊ में रहते थे। आइए अब पाठ पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति है जो सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाता है, परंतु लेखक जब उनके पास जाता है तो वह लाख की गोलियाँ बनवाता है, रंग बिरंगी गोलियाँ। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती है। तो लेखक जब भी गांव जाता था अपने मामा के यहाँ, तो वह वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसे बदलू कहा जाता है। वह उसके पास जाता था और उसके पास से लाख की गोलियाँ बनवाकर लाता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू को सभी गांव में बदलू काका कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। मकान के सामने एक आंगन था जिस पर एक नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। वहीं पर बगल में एक भट्टी लगी हुई थी जिसमें वह लाख पिघलाकर चूड़ियाँ बनाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। पहले वह लाख को पिघलाता था, उसके बाद उसे आकार देता था, उसके बाद उसे मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था, और जब वह एक हाथ की पूरी चूड़ियाँ बना लेता था तब वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक हमेशा बदलू के पास जाकर बैठा करता था। बदलू ने वहीं पर एक बैठने के लिए स्थान था
जिसे मचिए कहा गया है, जिस छोटा सा स्टूल होता है, वो उसने वहाँ बैठने के लिए अपने लिए रखा हुआ था। और उसी के पास उसका एक हुक्का रखा हुआ था जिसे बीच बीच में वह पीता रहता था। और लेखक जब भी गांव जाता था उसी के पास बैठकर यह देखा करता था कि वह चूड़ियाँ कैसे बना रहा है और उससे रंग बिरंगी गोलियाँ बनवाया करता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया उसके लिए भी एक छोटा सा स्टूल मंगा देता जिस पर वह बैठता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखते रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। वह बड़े प्रेम के साथ और बड़ी मेहनत के साथ उन चूड़ियों को बनाता था। मदलू मनिहार था। मनिहार बेटा उन्हें कहा जाता है जो चूड़ियाँ बनाते हैं, जो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, जो चूड़ियाँ बेचते भी हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब वह ही नहीं, उसके जो पूर्वज थे वो भी चूड़ियाँ ही बनाते थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों का पैसों से नहीं बेचता था। देखिए कितना अच्छा व्यक्ति था कि उसकी चूड़ियों की हर कोई तारीफ करता था। उसकी चूड़ियाँ पास के गांव में भी ले जाई जाती थी, परंतु वह पैसों से कभी भी चूड़ियों को बेचता नहीं था। उस समय वस्तु विनिमय चलता था, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेना। तो कोई व्यक्ति उसको गेहूँ दे जाता था और उसकी चूड़ियाँ ले जाता था, कोई उसे कुछ और सामान दे जाता था और चूड़ियाँ ले जाता था। इस तरह वह वस्तु विनिमय द्वारा अपनी चूड़ियाँ दूसरे व्यक्ति को दिया करता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पे वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था, अर्थात वह विवाह के अवसर पर उस परिवार से कुछ मांगता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। वो माना नहीं था आसानी से। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और जो रुपए सो मिलते वो अलग। अर्थात विवाह के समय उसका बहुत महत्व था, उसकी चूड़ियों का बहुत महत्व था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। इस तरह की बातें करके वह यह दिखाता था कि शहरों में लाख की चूड़ियों का इतना महत्व नहीं है और शहर के लोग कांच की चूड़ियों को पहनना अधिक पसंद करती हैं। और इसीलिए मजाक में यह भी कहता था कि शहर की अगर औरतें लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाई में मोच ना आ जाएगी, अर्थात वह इतनी कोमल है कि वह लाख की चूड़ियों का वजन बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज उसके वहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। रंगीन गोलियाँ, रंग बिरंगी गोलियाँ।
मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वैसे तो वह हमेशा अपने मामा के यहाँ जाते थे, लेकिन जब उनके पिता की बदली हो गई किसी और शहर में तो वहाँ से वह बहुत लंबे समय तक गाँव नहीं जा पाए थे। जब वह 8 से 10 वर्षों की लंबी अवधि के बाद वहाँ गए तो इतने बड़े हो गए थे कि लाख की गोलियों का अब उनके लिए महत्व नहीं रह गया था। अब वे लाख की गोलियों से नहीं खेलना चाहते थे। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। जब वह वहाँ गए तो इस बार उन्हें बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी थी। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसके कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। पहले तो लेखक को बदलू की याद नहीं आई, परंतु एक बार एक घटना के बाद जब उन्हें बदलू की याद आई तो वह बदलू से मिलने उसके घर चले गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि बदलू वहीं पर एक खाट पर लेटा हुआ था। अब वह बदलू पहले वाला बदलू नहीं था, वह बदल चुका था, वह कमजोर हो चुका था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तब जाकर बदलू ने लेखक को पहचाना। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लला। अब यहाँ इन पंक्तियों से, इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि मशीनी युग के कारण बदलू के गांव में भी कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया और अब उसकी लाख की चूड़ियों का कोई महत्व नहीं रहा, कोई वहाँ उसे महत्व नहीं दे रहा, जिसकी वजह से बदलू का रोजगार छिन गया। एक ऐसा केवल बदलू ही व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, हजारों में लाखों में व्यक्ति होंगे जिसका मशीनीकरण के कारण रोजगार छिन गया था। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसने लगा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। फसली खांसी है अर्थात कुछ समय की खांसी है, फिर ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। लेखक को ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई दर्द है, कोई समस्या है जो उसके अंदर छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा।
अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आना। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, साफ माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। यहाँ लेखक मना कर रहा है, परंतु वह जिद करता है कि नहीं, आम खाएंगे आप। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल पहले बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। सिंदूरी आम बहुत मीठे होते हैं। तो उन्होंने लेखक को बहुत मीठे आम दिए कि तुम ये खाकर देखो। उन बेचारों को गाय भी बेचनी पड़ी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वह गाय का भी लालन पालन कर सके। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा था, जमींदार की बेटी के विवाह पर बनाया था। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, अर्थात अब उसके चूड़ी के जोड़े का, जो उन्होंने जोड़ा बनाया था पहनने के लिए शादी में, उसका भी दाम उन्होंने सिर्फ 10 आने लगाया, जिसकी वजह से बदलू ने जोड़ा नहीं दिया और कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए, अर्थात जमींदार ने जब उसे 10 आने देने चाहे तो बदलू ने वह मना कर दिया कि उसकी मेहनत का क्या सिर्फ इतनी ही कीमत लगा पाया। वह 10 आने जो उसने मेहनत से बनाया, उसके सामने उसने हार नहीं मानी और वह अपनी चूड़ियों का जोड़ा ले आया जो आज उसकी बेटी ने पहना था। इस तरह हमने इस पाठ का अध्ययन किया और इस पाठ से हमें यह पता चला कि मशीनीकरण के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण बहुत से लोगों की जीविका छीन ली गई थी, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए थे, बहुत से लोगों के जीवन में परेशानियां उतर आई थी। मशीनीकरण जहां एक और हमारा विकास है, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों के लिए परेशानी का कारण भी बन चुका है। ऐसे में हमें हाथ से बनी हुई चीज़ों का महत्व समझना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों का हमें सम्मान करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।